दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बिहार में आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाएगा। जी हाँ, ये कहना है बिहार के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल ही कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से ये भी नारा लगवाए हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। आज एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार को योगी जैसे सीएम की जरूरत है, तभी बिहार में विकास होगा। जरूरत पड़ी तो लाउड स्पीकर को भी मस्जिदों से उतार दिया जाएगा, यह कहना है बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आई बिहार में तो फिर किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। दरअसल बेगूसराय में बीजेपी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मंदिरों से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है तो फिर मस्जिदों से क्यों नहीं। बेगूसराय में जब सड़कों का चौड़ीकरण हुआ तो फिर उस समय से डीएम ने सौदा किया। सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन एक भी मस्जिद या फिर कब्रिस्तान को नहीं हटाया गया। बिहार को अब न्याय तब मिलेगा जब बिहार को योगी जैसा कोई सीएम मिलेगा। वहीं सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने यह संकल्प ले लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, बिहार में सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाना है, बीजेपी के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारा जाएगा तब तक अपने सिर से पगड़ी नहीं उतारेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि आने वाले दिनों में आम लोगों को रसोई के बजट में राहत मिल सकती है। यह कारण है कि खाने के तेल की कीमतों में 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। एडिबल ऑयल कंपनियों ने सरकार की सलाह के बाद खाना पकाने के तेल की कीमतों में 6% तक की कमी करने का फैसला किया है। वास्तव में सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के दाम में गिरावट देखने को मिली है, जिसके हिसाब से स्थानीय स्तर पर खाने के तेल की कीमतों में बदलाव हो सकता है। जब फॉर्च्यून ब्रांड के मालिक अडानी विल्मर और फिर जेमिनी एडिबल और फिर फैट्स इंडिया जो जेमिनी ब्रांड का मालिक है, उन्होंने कीमतों में क्रमश 5 रुपये प्रति लीटर और फिर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि कीमतों में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक 3 सप्ताह में पहुंच जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के सासाराम में कल यानी कि 3 मई को सीएम नीतीश कुमार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने की है। इसको लेकर के भाजपा नेताओं ने कहा है कि हिंसा मामले में चल रही कार्रवाई के दौरान बिहार सरकार भाजपा नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। यह सरकार की दमनकारी नीति का भाजपा संवैधानिक तरीके से जवाब देगी। दरअसल भाजपा के तरफ से बिहार सरकार की नीतियों को गलत बता करके विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। अब आज इसकी शुरुआत सासाराम से किया जाएगा, जहां भाजपा सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर नाराज हैं। जब भाजपा का कहना है कि बिहार सरकार साजिश के तहत 1 महीने के बाद भाजपा के नेताओं को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, जानबूझ करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के पास जितनी ताकत है लगा ले। हम लोग रामनवी हिंसा मामले में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। जी हाँ, आज सासाराम, उसके बाद बिहार शरीफ जाकर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा के लोग कैंडल मार्च करके डीएम को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उनको बाध्य किया जाएगा कि वे एक तरफा कार्रवाई ना करें। आपको बता दें कि रामनवमी के दौरान सासाराम और फिर बिहार शरीफ में बवाल हुआ था, जो आपको भी मालूम है, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बीच बीते शुक्रवार देर रात भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जवाहर प्रसाद 1990 से सासाराम विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे हैं, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी को लेकर के भाजपा की तरफ से जोरदार विरोध किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी प्रखंडों में कम से कम एक सुधा का दूध बिक्री केंद्र यानी कि होल्ड मिल्क दूध खोला जाएगा। जी हाँ,
पशुपालन विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉमफेड के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जहां अभी बिहार के बमुश्किल आधे प्रखंडों में ही सुधा का अस्थायी बूथ है। बिहार में अभी 458 सुधा का होल डे मिल्क बूथ है, लेकिन हर प्रखंड में बूथ नहीं है। हालांकि रिटेलर के माध्यम से लोगों को सुधा का दूध या फिर अन्य उत्पाद मिल रहे हैं। जहां पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में पाया गया है कि सुधा का दूध अभी भी शहरी इलाकों में अधिक है। जहां ये जिला अनुमंडल स्तर पर है, जहां पर आधे से अधिक प्रखंडों में नहीं है। हर प्रखंड में कम से कम एक बूथ खोला जाएगा। जब विभाग ने 600 होल डे मिल्क बूथ खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर प्रखंड में कम से कम एक बूथ हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। जब केंद्र ने राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना के लिए मना कर दिया है, तो आपको पता है, वहीं बिहार में भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना के लिए नीतीश के आह्वान का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया है। ये तो आपको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के साथ ही बिहार 7 जनवरी 2023 को 2 चरणों में जाति आधारित हेड काउंट शुरू करने का वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि यदि आपके पास भी परिवार के किसी भी सदस्य का फ़ोन आता है या किसी दोस्त का वॉइस मैसेज आता है, तो फिर उस पर पहली बार ही भरोसा ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। ठगों ने लोगों को चूना लगाने के लिए अब नया तरीका ईजाद कर लिया है। ये ठग अब सगे संबंधियों की आवाज़ की नकल करके लोगों से पैसे मांग रहे हैं। जी हाँ, भारत सरकार की ओर से स्पैम कॉल को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को सफलता नहीं मिल रही है। यह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। यह TRAI ने स्पैम कॉल को रोकने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो भी फेल रहा। आश्चर्य की बात यह है कि ये स्पैम वॉइस कॉल AI के जरिए ही किए जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी मैकफी की एक नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। मैकफी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के 83% मोबाइल ये पता लगाने में असमर्थ है कि स्पैम कॉल मशीन द्वारा किया जा रहा है या फिर कोई इंसान कर रहा है। जब रिपोर्ट के मुताबिक आवाज़ बदल करके भी लोगों को चूना लगाया जा रहा है, यानी कि ठगों द्वारा ठगी करने के लिए आपके पास वॉइस मैसेज भेज सकता है। वॉइस मैसेज कोई किसी और का नहीं बल्कि आपके ही सगे संबंधी का, जहाँ आपके किसी भी जान पहचान का मैसेज भेज सकता है। वॉइस मैसेज आपको लगे कि ये फलाना ही बोल रहा है, मेरा सगा संबंधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ आप उसके बातों में फंस जाते हैं, आपसे पैसे की डिमांड करता है या फिर किसी भी चीज़ का डिमांड करता है, तो आप उसे दे देते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि वह मेरे सगे संबंधी है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता है। जहाँ अगर आप इसके शिकार हो जाते हैं तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके बैंक अकाउंट से पैसा खाली हो सकता है। जहाँ आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का बैंक अकाउंट जीरो कर दिया गया है, जहाँ उसमें लाखों रुपए था, 50 लाख रुपए तक की ठगी की गई है। ऐसे में अगर आपका भी बैंक अकाउंट में पैसा है और आपके पास इस तरीके का मैसेज आता है, आपके सगे संबंधी बता करके आपके पास वॉइस मैसेज भेजता है और उस पर आप यकीन कर लेते हैं, तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। आप इससे बच करके रहें। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में आगामी साल लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के सत्तारूढ़ दल की तरफ से नई तरह की योजना बना करके लोगों के बीच जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को ओडिशा के CM नवीन पटनायक से मुलाकात करने जा रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शुक्रवार यानी कि 5 मई को ओडिशा के CM नवीन पटनायक से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद वे झारखंड के CM हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले CM नीतीश कुमार ने दिल्ली में 3 दलों के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फिर वाम दलों के नेता सीताराम येचुरी और D राजा से मुलाकात की थी और 2024 की तैयारी को देखते हुए रणनीति को पुख्ता किया था। आपको बता दें कि CM नीतीश कुमार के झारखंड दौरे से पहले कल ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रांची में झारखंड के CM हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और कई मुद्दों पर चर्चा की। वैसे जहां CM नीतीश कुमार जा रहे हैं, ललन सिंह भी उनके साथ जा रहे हैं। फिर चाहे नीतीश का दिल्ली दौरा हो या फिर बंगाल और यूपी दौरा हो, इसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी दौरे पर नजर आते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार टूरिस्ट प्लेस के लिए खास है।
जहाँ इस राज्य के कई धार्मिक और फिर पर्यटक स्थल है जहाँ हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो बिहार में घूमने के लिए कई प्लेस है, कई जगह है, लेकिन यहाँ की झील खास है। जहाँ हम बात कर रहे हैं सीमांचल की कटिहार झील की। जहाँ कटिहार में एक ऐसा झील है जहाँ घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। हर साल सर्दियों के मौसम में यहाँ हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी नजर आते हैं, जहाँ रहते हैं। अगर आप भी परिवार के साथ बिहार के सफ़र पर घूमने निकले हैं तो फिर प्रकृति की खूबसूरत वादियों में स्थित इन झीलों को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जहाँ हम बात कर रहे हैं मोगाबिल झील, जो कटिहार में स्थित है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित मोगाबिल झील खास है। यह अनोखी झील एक तरफ से गंगा तो फिर दूसरी तरफ से महानंदा नदी से जुड़ा हुआ है। जहाँ ठंड के मौसम में ये झील कई प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है। यहाँ हजारों मील का सफ़र करके कई प्रवासी पक्षी नजर आते हैं, रहते हैं। मोगाबिल झील में करीब 300 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। यह स्थान पिकनिक मनाने के लिए खास है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कल नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लग गई है। जब कैबिनेट की बैठक में 1,78,026 शिक्षक पदों की स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन इस बहाली को लेकर के विपक्ष नीतीश सरकार पर जमकर के निशाना साध रहा है। जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक कहावत कहते हुए कहा, जब तक शिक्षक की बहाली होगी उस वक्त तक नीतीश कुमार को सत्ता से चले जाना चाहिए। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षक बहाली के लिए 1 महीने के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा करने की रूपरेखा तैयार करने का भी समय दिया गया है, लेकिन परीक्षा लेने और फिर रिजल्ट आने में समय लग सकता है और 9 महीने के बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहां पशुपति कुमार पारस ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की सरकार में बिहार की हालात ऐसी नहीं थी जैसे अब हैं। जहां उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि पिछले महीने रामनवमी के अवसर पर सासाराम और फिर बिहार शरीफ में हुए घटना को लेकर के बिहार सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। यदि सरकार और पुलिस सचेत रहती तो फिर यह घटना नहीं होती। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार मेला का 5वां संस्करण आयोजित होने वाला है। 16 मई को 5वां संस्करण होने वाला है। केंद्र सरकार 22 राज्यों के 45 केंद्रों पर रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी अपने हाथों से नियुक्ति पत्रों को बांटेंगे। ये रोजगार मेला मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2014 में 16 मई को भाजपा की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी थी। जब पीएम मोदी आने वाली 16 मई को 70,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। जब पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। भाजपा ने इस दिन को खास बनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति बनी रहने वाली है। इस मेले में अश्विनी वैष्णव को जयपुर, पीयूष गोयल को मुंबई, धर्मेंद्र प्रधान को भुवनेश्वर, हरदीप सिंह पुरी को कपूरथला और कार्यभार सौंपा गया है। जब वही निर्मला सीतारमण को चेन्नई, नरेंद्र सिंह तोमर को रतलाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल, अनुराग सिंह ठाकुर को शिमला का कार्यभार दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र के सभी मंत्रालय विभागों में यह भर्ती होने वाली है। जब सभी विभागों में नियुक्ति की निगरानी केंद्रीय मंत्री करने वाले हैं। रोजगार में कई पदों को भरने की तैयारी है। इस मेले के जरिए आयकर निरीक्षक और फिर कर सहायक, कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, टेक्नीशियन और फिर कई पदों पर भरा जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनके ऊपर बिहार के दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में 2 मई को नालसी केस दर्ज हुआ है। इनके ऊपर कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह के दरभंगा जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ शिकायत हुई है। नालसी केस संख्या 490/2023 के अंतर्गत धारा 153, 505(2), 506 के तहत नीलामी नालसी केस दर्ज किया गया है। प्रतिभा सिंह ने अमित शाह के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के खिलाफ ये नालसी केस दर्ज किया है। दरअसल कांग्रेस नेता की तरफ से जो शिकायत दर्ज करवाया गया है उसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 25 अप्रैल को कर्नाटक के बेलगावी में एक विवादित बयान दिया गया है। कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के एक रैली में भड़काऊ बयान दिया गया था। इससे लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की नीयत से ही ऐसा बयान दिया है। इससे देश का माहौल खराब होगा। इसी से आहत होकर के प्रतिभा सिंह ने एक केस दर्ज किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए फसल की नई प्रजातियां तैयार करने की योजना है। इससे आम लोगों को भी कई फायदे मिलने वाले हैं, जहाँ साथ ही किसानों को भी इससे बढ़िया मुनाफा होने वाला है। जहाँ BAU के नए कॉलेज में इस काम को किया जाएगा, जहाँ ये काम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में होने जा रहा है। आपको बता दें कि कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। बिहार में सूखा और बाढ़ दोनों से ही प्रभावित जिले हैं, जहाँ कई जिले ऐसे हैं जहाँ बाढ़ के साथ ही सूखे की भी स्थिति बनी रहती है, जहाँ फसलों को नुकसान होता है। इस कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए धान के साथ ही मोटे अनाजों की प्रजातियां तैयार की जाएगी। इसके अलावा भी कई अनाजों की प्रजातियों को तैयार किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी की जाएगी। जब मोटे अनाजों की नई वैरायटी को तैयार किया जाएगा, जैसे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, या साथ ही आम लोगों को इस फसल से फायदा पहुंचेगा। इस नई फसल से लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार शोध के यानी कि रिसर्च के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ लैब 24 घंटे खुले रहेगी। इससे वैज्ञानिकों को काम करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ ही इस लक्ष्य को भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार और फिर उनकी पार्टी जदयू की फंड जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के फंड में जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार प्रशासन के जरिए बिहार के हर एक गाँव में शराब माफिया पैदा कर रहे हैं और उसी के माध्यम से 10,000 करोड़ की राशि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार तक पहुंचा रही है, जो अपने आप में बड़ा घोटाला है। दोस्तों बात करते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बिहार सहित उत्तर भारत के प्रवासी मजदूरों के लिए दिए गए अमर्यादित बयान पर राजनीति तेज हो गई है। जी हां, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने इसे शर्मनाक बयान बताते हुए कहा कि प्रमोद सावंत ने बिहारियों का घोर अपमान किया है। जहां तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी की इस बात अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शर्मनाक बयान देकर के बिहार और बिहारियों का घोर अपमान किया है। भाजपा और भाजपा नेता को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों है? केंद्र की भाजपा सरकार बिहार के सभी हकों, वाजिब मांगों और फिर अधिकारों को लेकर के सदा नकारात्मक और फिर उदासीन क्यों रहती है? आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजदूर दिवस के मौके पर कहा है कि राज्य में 90% अपराध के पीछे यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों का हाथ होता है। गोवा के CM ने कहा है कि यहाँ पर अपराध करने के बाद ये प्रवासी मजदूर का अपने राज्य भाग जाते हैं और फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रमोद सावंत के इस बयान पर बिहार कांग्रेस ने भी अपनी आपत्ति जताई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में 25 मई को पंचायतों का उपचुनाव होने वाला है। दरअसल बिहार में कुल 3504 पदों पर उपचुनाव कराया जाना है। जिन पदों पर उपचुनाव कराया जाना है उनमें जिला पार्षद सदस्य के 8 पद, पंचायत समिति सदस्य के 44 पद, ग्राम पंचायत के मुखिया का 50 पद, ग्राम कचहरी के सरपंच का 54 पद, ग्राम पंचायत सदस्य का 557 पद और ग्राम कचहरी पंच का 2791 पद शामिल है। इन क्षेत्रों की मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसके बाद अब नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 9 मई है। जब वही नाम वापसी के बाद अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन और फिर प्रत्येक आवंटन 15 मई को शाम 4 बजे के बाद होगा। इसके बाद 27 मई को वोटों की गिनती होगी। इस बार भी सभी पदों पर मतदान EVM से होगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि ग्लोबल स्तर पर मंदी की आशंका के कारण कई कंपनियां बंद हो चुकी है। बैंकिंग सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ा है, जब वहीं IT सेक्टर से ज़्यादा कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाला है। इस बीच एक ऐसा डाटा सामने आया है जो वाकई डराने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और फिर कनाडा जैसे देशों में भारी मंदी का अनुमान है। हालांकि इस डाटा में भारत को बड़ी राहत मिली है। भारत में मंदी की संभावना 0 है। जब वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा मंदी का असर ब्रिटेन में देखने का अनुमान है। यहाँ मंदी के 75% रहने का अनुमान है। इसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, जहाँ मंदी का 70% असर हो सकता है। अमेरिका इस मामले में तीसरे नंबर पर रहेगा, जहाँ मंदी का असर 65% होने की संभावना है। फ्रांस में भी मंदी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ भी कई कंपनियाँ आर्थिक कमी के कारण प्रभावित हुई है। फ्रांस में 50% मंदी का असर हो सकता है। वहीं कनाडा में 60%, इटली में 60% और जर्मनी में 60% मंदी का असर दिख सकता है।
दोस्तों अब बात करेंगे कि परिवार व्यवस्था और फिर मूल्यों को बनाए रखने वाले देशों की शुमार किए गए भारत रिश्ते बचाने में दुनिया में टॉप पर है। जब भारत में तलाक के मामले महज 1% होते हैं, जबकि कई देश ऐसे भी हैं जहां 94% तक रिश्ते टूट जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक एशियाई देशों में रिश्ते कम टूटते हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका में परिवार ज़्यादा बिखर रहे हैं। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के बाद वियतनाम का नंबर है, जहां 7% रिश्तों में भी तलाक की नौबत आती है। इसके अलावा तजाकिस्तान में 10%, ईरान 14% और मैक्सिको में 17% रिश्तों में तलाक हो जाता है। सबसे कम तलाक वाले 10 देशों में मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, तुर्की और कोलंबिया भी शामिल है। इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है, जबकि जापान में 35% रिश्तों में तलाक की बात कही गई है। इसके अलावा जर्मनी 38% रिश्ते टूट जाते हैं और ब्रिटेन का आंकड़ा 41% का है। वहीं चीन में 44% शादियां ऐसी है जिनमें तलाक की नौबत आ जाती है। अमेरिका में ये आंकड़ा 45% का है, जबकि डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और इटली में 46% रिश्ते नहीं चल पाते हैं। रिश्ते बनाए रखने में सबसे फीसदी देश यूरोप के हैं, जब पुर्तगाल में तो सबसे 94% तलाक के मामले सामने आते हैं। इसके अलावा स्पेन आखिरी में दूसरे नंबर पर है, जहां 85% रिश्ते नहीं चल पाते हैं। इसके अलावा लग्जमबर्ग में 89% शादियां उम्र भर में नहीं चलती है। यही नहीं, रूस में भी 73% आंकड़ा तलाक है, और पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में भी 70% शादियां टूट जाती है। समाज विज्ञानियों के मुताबिक भारत में रिश्ते ज़्यादा चलने की वजह सांस्कृतिक पहलू है, जिसमें परिवार व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में तलाक के मामले कानूनी प्रक्रिया में नहीं जा पाते हैं और फिर खुद ही पति और पत्नी अलग रहने लगते हैं। इसके चलते भी कई बार आंकड़ा सामने नहीं आ पाता है। हालांकि इसके बाद भी अन्य देशों के मुकाबले भारत में तलाक के केस काफ़ी कम हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें नियुक्तियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में 1,78,000 पदों पर बहाली की घोषणा की गई है। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र अथवा किस राज्य में एक ही दिन में एक ही कैबिनेट में क्रमश 1,78,000 पदों पर बहाली की घोषणा की गई है, बताइए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है और कहा है कि किस राज्य में एक ही दिन में इतनी संख्या में नौकरियों को मंजूरी देकर के बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार ने बीते महीने में हजारों नियुक्ति पत्र को वितरित किया है, साथ ही 2,70,000 से अधिक पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि बाकी बचे पदों का सृजन और प्रक्रिया लगातार जारी है। नौकरी से संबंधित जानकारी देने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि स्पष्ट इरादे और फिर पूरे होते वादे। गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी शेयर की है, जब वही संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अब बिहार में इस नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। जब बताया जा रहा है कि इसके लिए सबसे पहले और परीक्षा का सिलेबस तैयार होगा। वहीं शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है, जहां मई महीने के अंत तक बहाली का विज्ञापन की आने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अब बात करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद पर जमकर के निशाना साधा है। इसके साथ ही बागेश्वर बाबा पर हो रही राजनीति पर भी बयान दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो भी संतों का विरोध करेगा उसका अंत निश्चित है। यह कहना है भाजपा नेता विजय सिन्हा का। आपको बता दें कि विजय सिन्हा बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो विरोध करते हैं उनके मुंह पर कालिख लगाई जाएगी। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर के राजद नेताओं के विरोध पर सियासत गर्म है। जब बागेश्वर बाबा का 5 दिनों का बिहार दौरा होगा, जो 13 से 17 मई तक चलेगा। जब पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा, जहां बाबा बागेश्वर 5 दिनों तक प्रवचन देंगे। दरबार में हर दिन 3 घंटे बाबा भक्तों की अर्जियां सुनेंगे। प्रतिदिन करीब 3 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। जब 15 महीने से दिव्य दरबार का आयोजन होगा, जहां धीरेन्द्र शास्त्री पर्चियां निकालेंगे। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वे भगवान की कृपा से लोगों की मन की बात करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसका निदान करते हैं। वहीं पर कई लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है, जब वो एक फ्रॉड है, जब फ्रॉड करके लोगों को बहला फुसला रहे हैं, लोगों को चूना लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई भी भगवान की कृपा नहीं है, जब वो एक माइंड रीडर है। माइंड रीड करके पढ़ करके पर्चा लिखते हैं और बताते हैं, उसमें वे धंधा कर रहे हैं।
जी हाँ, और भगवान के नाम पर धंधा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत से लोगों का कहना है कि सुहानी शाह नाम की एक लड़की भी माइंड रीड करती है और वो भी सेम तरीके से माइंड रीड करके पर्चा लिखती है और फिर वो भी बता सकती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री वही काम कर रहे हैं जो सुहानी शाह कर रही है, यानी कि सुहानी शाह माइंड रीडिंग की कला को धर्म में नहीं शामिल कर रहे हैं, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइंड रीडिंग की कला को धर्म के नाम पर लोगों को बेच रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोगों का कहना है। आपका इसमें क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर बताइए और हमको बताइए कि क्या सच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ढोंगी बाबा है, वे ढोंग कर रहे हैं, माइंड रीडिंग की कला को यानी कि दिमाग पढ़ने की कला को धर्म के साथ लेकर के चल रहे हैं, यानी कि धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सच में ऐसा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मौसम की मार से कई बीमारियां जन्म ले लेती है जो लोगों की जान का खतरा बनकर के सामने आती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी बिहार, कोसी, सीमांचल के जिलों में कहीं अत्यधिक बारिश और कहीं सूखे जैसी स्थिति के चलते तापमान एवं नमी में परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में वेक्टर जनित एवं संक्रामक रोगों के प्रसार में वृद्धि होगी। जिस तरीके से इस साल जहाँ देश के विभिन्न राज्यों में H2N3 के मामले मिले हैं और फिर भागलपुर में एडिनोवायरस सहित श्वास से संबंधित संक्रमणों में वृद्धि को लेकर के डॉक्टर चिंता जता रहे हैं। सीमांचल में बढ़ते डेंगू, मलेरिया और फिर चिकनगुनिया के मामले। जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रसार में बढ़ोतरी संभव है। यही कारण है कि पहले डेंगू का सीजन जो कि अगस्त से सितंबर मध्य तक होता था, लेकिन अब डेंगू के मामले नवंबर माह तक मिलते हैं। इस साल मध्य मार्च से लेकर के मध्य अप्रैल के बीच चिकनगुनिया के 53 मामले आए। जब मलेरिया के बीमार तो अब दिसंबर और जनवरी माह में को छोड़ दे तो फिर हर माह जांच में पाए जा रहे हैं। जहाँ इन तीनों बीमारियों का प्रकोप बीते 5 साल में 2 गुना तक की वृद्धि हुई है। मायागंज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजकमल चौधरी बताते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी संक्रमण जैसे रोग एजेंट के ट्रांसमिशन पैटर्न को प्रभावित करती है, जैसा कि उनकी मात्रा को भी कई तरीके से प्रभावित करती है। बदलती जलवायु परिस्थितियाँ और फिर उनके प्रसार और रोग संचरण क्षमता के लिए भी अधिक अनुकूल हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में चल रही जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट आज अपना अंतरिम आदेश सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई कर रही पटना हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट आज 4 मई 2023 को अंतरिम आदेश पारित करेगा। अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रचूड़ की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। जब कोर्ट ने यह जानना चाहा कि जातियों के आधार पर गणना और धार्मिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। जब कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार में है या नहीं। साथ ही ये भी जानना है कि इसे निजता का उल्लंघन होगा क्या। जब सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया है कि राज्य सरकार ने जातियों और फिर आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। उन्होंने बताया है कि सर्वेक्षण कराने का ये अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि राज्य सरकार जातियों की गणना और फिर आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। उन्होंने बताया है कि ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने कहा है कि प्रावधानों के तहत इस तरीके का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है। ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया है कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बाबा बागेश्वर को लेकर के बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजद जहां बाबा बागेश्वर को लेकर के आक्रामक है, वहीं भाजपा राजद के विरोध को हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला बता रहा है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी बाबा बागेश्वर का समर्थन कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि हम तमाम विचारों का बिहार में स्वागत करते हैं। बाबा बागेश्वर का भी बिहार में स्वागत है। हम चाहेंगे कि वे बिहार आए और फिर उनके पास जो भी दिव्य शक्तियां हैं उससे वे बिहार का भला करें। मुकेश सहनी ने बुधवार को स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिहार सबका स्वागत करता है। जो भी बिहार आना चाहते हैं वे बिहार आएं, बिहार को जिएं, बिहार को समझें, बिहार को घूमें, बिहार को देखें, बिहार के बारे में सोचिए और फिर अगर आपके पास दिव्य शक्तियां हैं तो फिर इससे बिहार का भला कीजिए। अब बाबा बागेश्वर के प्रस्तावित दरबार को लेकर के मुकेश सहनी के इस बयान को बड़े बयान के रूप में देखा जा रहा है। जब बिहार में बाबा बागेश्वर के आने से पहले ही सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है। जब पटना में लगने वाले प्रस्तावित दरबार को लेकर के राज्य में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और फिर बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बाबा बागेश्वर सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो फिर उनका बिहार में स्वागत है, लेकिन अगर वह हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो फिर उनका विरोध किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इन दिनों चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें 2025 में बीजेपी के सीएम प्रत्याशी होने के बयान दिया है, जिसके बाद से इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी अभी नए दौर से गुजर रही है। गिरिराज सिंह सहजानंद सरस्वती और कृष्ण सिंह के वंशज है, उनके भी सीएम बनने की पात्रता है। वे कट्टर हिंदू है, उनमें अनुभव और फिर पात्रता ज्यादा है। जब पर बीजेपी ने ऐसा नेता के पक्ष में समर्पण कर दिया है जो खुद कई पार्टियों से रास्ता देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए बदली राजनीति में तबला बजाने का काम गिरिराज सिंह कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने कहा कि पगड़ी बांध लेने से कोई सीएम नहीं बन जाता है। राजद के वरिष्ठ नेता और फिर पूर्व मंत्री शिवानंद राम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी अभी केवल हिंदू मुस्लिम करा करके देश को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं गिरिराज सिंह का सम्राट चौधरी को लेकर के दिया गया बयान केंद्र और बिहार के नेताओं के बीच पदों को लेकर के अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है। आने वाले दिनों में इसको लेकर के और बयानबाजी कर रही है। जब वही सम्राट चौधरी को लेकर के कहा गया है कि पगड़ी बांध लेने से कोई सीएम नहीं बन जाता है, बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी आरजेडी और फिर जेडीयू के साथ काम कर चुके हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें विधान परिषद में पार्टी का नेता बनाया गया था और संजय जायसवाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान दी गई है। सम्राट चौधरी के बहाने उपेंद्र कुशवाहा वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने की योजना है। जब वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सम्राट चौधरी के सीएम प्रत्याशी के बयान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर बयानबाजी तेज हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पटना में हैं, जहां हाल ही में वे दिल्ली से लौटे हैं, जहां उनसे मिलने वालों का सिलसिला जारी है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास में भोज दे रहे हैं, जहां इसमें पार्टी के मंत्री विधायक एवं विधान पार्षद के साथ ही पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। जहां इन नेताओं को फोन करके राबड़ी आवास में आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि इस भोज के बहाने लालू प्रसाद यादव कभी सभी नेताओं और फिर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और फिर पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ ही आम लोगों के मुद्दे को लेकर की बात करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस भोज में 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राबड़ी आवास में काफी दिनों के बाद इस तरह के भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं। हालांकि बीते दिनों दावत इफ्तार का भी आयोजन राबड़ी आवास में इस साल किया गया था, पर पार्टी नेताओं के लिए भोज का आयोजन काफी दिनों बाद किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जब सुबह से जहां आकाश में बादल छाए हुए हैं, वहीं मौसम विभाग ने एक साथ 20 जिलों के लिए आंधी गरज वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें पटना, शेखपुरा, गया, अरवल, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर समेत 20 जिलों के लिए अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधान बरतने की अपील की है और किसानों से खेतों में नहीं जाने और फिर लोगों से बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में यानी कि बिहार में पूर्वा हवा का प्रभाव जारी है, जो कि बंगाल की खाड़ी से होकर के बिहार, झारखंड होकर के गुजर रही है और इसी वजह से नमी की मात्रा बढ़ गई है एवं बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बांका जिला सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री से ज़्यादा का रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राजधानी पटना का तापमान 33.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि बारिश के दौरान मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद से ही ये लगातार महागठबंधन के नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं कि नीतीश पीएम मटेरियल है। एक बार फिर से उनकी आवाज़ तेज हो गई है, या इसकी आवाज़ तेज हो गई है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, वे पीएम मटेरियल हैं। सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि नीतीश बिहार का 17 साल के से नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, रेल और कृषि जैसे अहम मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव उनका है, वे सबसे योग्य है। जेडीयू सांसद बुधवार को एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही है। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में जदयू सांसद ने कहा कि नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार मिलने वाले हैं, जहां इसके पहले ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव से वे मिल चुके हैं। नीतीश विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। जून में राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन का ऐलान हो जाएगा। जून में यूपीए चेयरपर्सन के नाम का भी ऐलान होगा।
तब ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, ताकि 500 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का एक कैंडिडेट हो। हर लोकसभा सीट पर विपक्ष का एक कैंडिडेट होगा, जिसका सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में नीतीश लगे हुए हैं, जिसमें वे सफल हो रहे हैं, वे दिख भी रहा है। सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि पहले के समय में विपक्षी दल एकजुट नहीं हो पाते थे, इसी का लाभ, इसी का फायदा बीजेपी को मिल जाता था। जी हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जी हाँ, पहले क्या हुआ उसको सब भूल जाइए। जब पहले से सबक लेते हुए अब नए सिरे से सब विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। 2024 में बीजेपी की वो केंद्र वाली सरकार जाने वाली है, उसकी हार तय है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इसी महीने बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने वाला है। इसके आगमन को लेकर के राजद की तरफ से जोरदार विरोध किया जा रहा है। जहां राजद कोटे के मंत्री की तरफ से बाबा की गिरफ्तारी को लेकर के बातें कही जा रही है, तो वहीं भाजपा की तरफ से बाबा के आगमन का भरपूर समर्थन किया जा रहा है। जहां इसी कड़ी में अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार को सीधा चुनौती दे डाली है। धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव और फिर चंद्रशेखर द्वारा कहा गया था कि वे बिहार आएंगे तो फिर उनका जोरदार विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो फिर उन्हें अरेस्ट भी कर दिया जाएगा। अब राजद कोटे के मंत्री के इन्हीं दावों का पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर बिहार सरकार में हिम्मत है तो फिर वे धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके दिखाएं। इसके आगे उन्होंने कहा है कि राजद की तरफ से सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से साजिश के तहत गांधी मैदान में सिर्फ एक समुदाय को कार्यक्रम करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि हिंदू धर्म गुरुओं को रोका जा रहा है। अगर सरकार में हिम्मत है तो फिर बिहार के मंदिरों को तोड़ करके दिखाएं और धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके दिखाएं। अगर वे सत्ता के नशे में ऐसा करेंगे तो फिर जल करके भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।